हेलो एवरीवन। मेरा नाम सिद्धार्थ कांत प्रधान। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश का कंबाइंड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाऊंगा। तो इसी तरीके से मैथ का भी अभी प्रैक्टिस सॉल्व करवाऊंगा और ऑलरेडी मैंने सीडीपी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सॉल्व करवा रखा है। अगर जिसने नहीं देखा है वो जाकर सीडीपी की प्रैक्टिस सेट लगा सकता है जाकर। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जो है अपने हिंदी और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं, ठीक है। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं अभी और 10 प्रैक्टिस सेट और लेकर आऊँगा इसके यूपी टेट के। तो आपके आपके एग्ज़ाम से पहले आपका जो है मैं 10 प्रैक्टिस सेट से पूरा रिवीजन भी करा दूँ एक तरीके से। और पूरी आपकी जो है तैयारी जैसी है आपको एक आइडिया मिल जाए किस तरीके से आपकी तैयारी हो रखी है। तो अपने जितने भी अपने पेन पेपर लेकर बैठ जाइए, जिससे कि आप अपने नोट करते रहिए कितने आपके सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है हिंदी में, भाषा सीखने का स्वाभाविक या मनोवैज्ञानिक एवं प्रभावशाली क्रम क्या है। तो भाषा सीखने का क्रम क्या है। तो सबसे पहले भाषा सीखने का क्या क्रम होता है। जैसे बच्चा कैसे सीखता है, पहले सुनता है, ठीक है। पहले क्या करता है, पहले सुनता है बच्चा, है ना। पहले सुनता है अपने पेरेंट्स को देखकर, फिर सुनने के बाद फिर वो धीरे धीरे बोलना सीखता है। फिर क्या सीखता है, बोलना सीखता है ना। बोलना सीखता है, फिर बोलने के बाद हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, फिर उसको धीरे धीरे पढ़ना सिखाते हैं। उसको क्या सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं। उसको स्लेट पर या फिर उसकी जो कलरफुल बुक्स वगैरह होती हैं उससे हम लोग उसको पढ़ना सिखाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको पेंसिल पकड़ाते हैं जिससे कि वो लिखना सीखे, जिससे वो लिखना सीखे। तो ये क्रम होता है। तो आप ये क्रम कहाँ देख रहे हैं, कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो ये सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। तो ये क्रम सही है और यही मनोवैज्ञानिक क्रम भी है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा छांटिए। यहाँ पर आपको भाववाचक संज्ञा छांटना है, ठीक है। भाववाचक कौन सी संज्ञा, भाववाचक जिसमें भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे मकान में कोई भाव नहीं है, वर्षा में कोई भाव नहीं है, पुस्तक में भी कोई भाव नहीं है, तो भाव किसमें, शत्रुता। शत्रुता एक भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं आप ही चला जाऊंगा। मैं आप, इसमें जो आप है, जो आप आया है सेंटेंस में, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, किस प्रकार का सर्वनाम है। तो वो किस प्रकार का सर्वनाम है, क्या वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्या वो निजवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आप लोग बताइए, अपना भी आंसर अपने कॉपी में या अपने मन में एक नोट देख लगा लीजिए, जिससे कि आपको आंसर पता चलने के बाद आपको अपने, अगर सही है तो आप लोग को पता चल जाएगा, गलत है तो आपका एक मार्क्स उसमें अपने कॉपी में कट कर लीजिएगा। देखिए, तो पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक में जो है आप जो है किसके लिए आता है, वो जैसे हम किसी के लिए बोल रहे होते हैं तो उसके लिए आप लगाते हैं, ठीक है। निजवाचक में यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं खुद ही चला जाऊँगा। यहाँ पर वो कहना चाह रहा है मैं खुद, आपका यहाँ मतलब है खुद से, ठीक है। वो कह रहा है खुद से, मैं खुद से चला जाऊँगा, ठीक है। क्या कह रहा है, मैं खुद से चला जाऊँगा, इसलिए यहाँ पर आप यूज़ किया, तो ये निजवाचक हो गया। तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया निजवाचक सर्वनाम हो गया ये। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। देखिए, मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है। मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है। तो वो हैं आपके अमृतलाल नागर। कौन है आपके, अमृतलाल नागर। तो इनका ही ये उपन्यास लिखा हुआ है मानस का हंस, जो कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। जो कि तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, ठीक है। तो ये लिख लिएगा किसके जीवन पर आधारित है, तो तुलसीदास के जीवन पर आधारित ये उपन्यास है। और इनके अन्य उपन्यास भी हैं, उनका भी नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, एक उपन्यास है इनका खंजनयन, खंजन नयन, ठीक है, खंजन नयन, ठीक। एक ये हो गया, और एक है अमृत और विष। अमृत, अमृत और विष, अमृत और विष। राइटिंग पर मत जाइएगा, अभी आप लोग अपना नोट करते रहिए कहीं पर, ठीक है। अमृत और विष। एक और है
बूंद और समुद्र। एक और है बूंद, बूंद और समुद्र। ठीक है, बूंद और समुद्र। ठीक, ये तीनों नोट कर लीजिएगा कहीं पर। और ये मानस का हंस भी नोट कर लिया, किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो अमृतलाल नागर के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं, वह पर नौकर नहीं आया में कौन सा विशेषण है। वह नौकर नहीं आया, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है, वह। ठीक है, वह नौकर नहीं आया, तो यहाँ पर इसमें कौन सा विशेषण है बताइए। गुणवाचक है क्या, कोई गुण की बात हो रही है यहाँ पर, या सार्वनामिक विशेषण की बात, या संख्या। तो संख्या की बात भी नहीं हो रही है, तो आप ऐसे कट करके भी आंसर लगाना सीखिए। जैसे गुणवाचक की बात नहीं हो रही है, संख्या की भी कोई बात नहीं है, परिमाण की भी कोई बात नहीं है ना। परिमाण क्या मतलब, यहाँ पे कोई नाप तोल की बात हो रही है क्या, 1 किलो 2 किलो ऐसे किसी चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर। तो परिमाण की भी कोई बात नहीं है, तो सार्वनामिक विशेषण ही बचता है, तो वही हमारा आंसर भी हो जाएगा। और यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण ही है। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण ही है यहाँ पर। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमिश का विलोम क्या होगा यहाँ पर। अमिश का विलोम होगा यहाँ पर निरामिष। अमिश का विलोम क्या हो जाएगा, निरामिष। क्या होगा, निरामिष होगा। और जो शमिश जो होता है इसका पर्यायवाची है, या कह देंगे समानार्थी। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, इसका समानार्थी है, समानार्थी शब्द है ये इसका। ठीक, तो ये इसका समानार्थी है शमिश। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो ठीक है, देख के बताइए कि श्लेष यहाँ पर है, तो श्लेष भी नहीं है यहाँ पर, तो यमक भी नहीं है, अनुप्रास भी नहीं है, यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। कौन सा होगा, रूपक होगा। अब रूपक कैसे होगा, तो रूपक में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, चरण। चरण को कमल के समान कहा गया है। चरण को कमल के समान कहा गया है, इसको चरणों को कमल के समान कहा गया है। यहाँ पर जो हरि के जो चरण हैं, ठीक है, वो चरण किसके समान उसकी उपमा की गई है, तो कमल से की गई है। तो यहाँ पर आ गया आपका किसके, उनका रूप किसके द्वारा मतलब जो है करा जा रहा है, तो यहाँ पर चरण का कमल से कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्यादि में कौन सी संधि है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखकर बताना है इत्यादि में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आधा था। ठीक है, क्या देख रहे हैं, आधा था। आधा था दिख जाए अगर आपको या से पहले। ठीक है, इत्यादि, इत्यादि शब्द है, तो इत्यादि में जहाँ भी आपको ऐसे या के पहले आधा था दिख जाए, तो आप ये चीज़ समझ जाइएगा, वहाँ पर यण संधि होगी। वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर यण संधि होगी। ठीक है, क्या होगी वहाँ पर, यण संधि होगी। अब यण संधि की मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूं, उसमें क्या होता है, य व और र। ठीक है, य व और र होता है। या से पहले आधे शब्द हों, या वा से वा में जो है ई की मात्रा में चेंज हो जाता है। ठीक है, वा के पास ई की मात्रा हो, और हाँ, रा जो है रा री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आपको शब्द जो हैं, वर्ण जो हैं याद रखने हैं। ठीक है, तो ये यण से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यण स्वर संधि। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप होता है हरिद्रा। ठीक है, हल्दी शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है, तो होता है हरिद्रा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये भी तो पता होगा ना आपको कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द जो होते हैं वो हमारे संस्कृत शब्दों से लिए हुए शब्द हैं। ठीक है, संस्कृत से लिए हुए शब्द जो होते हैं तत्सम होते हैं। और तद्भव शब्द जो होते हैं, तद्भव शब्द जो होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं। किसके होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। किस समास का पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तत्पुरुष में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, और आप देखेंगे कि
जो है तत्पुरुष में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। और किसमें देखेंगे फिर आप अव्ययी भाव में भी ऐसा नहीं देखने को मिलता, और बाकी ये वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गया। तो आप देखेंगे दिगु जो होता है, दिगु, ठीक है, दिगु में आपको जो है ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे चौराहा, ठीक, ठीक, इस तरीके के शब्द जो होंगे, चौराहा मतलब यहाँ पर कहा गया है चार राह वाला, मतलब चार रास्ते वाला, ठीक है। और जैसे आप कह सकते हैं और एग्जाम्पल पंचवटी, पंचवटी, ठीक है, पंचवटी, ठीक, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे इसमें, किसमें, दिगु में, ठीक है, जहाँ पर पूर्व पद कैसा होगा, संख्यावाची होगा। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप और भी देख सकते हो, त्रिफला हो गया, ठीक है, तीन फल हो गए, ठीक है, त्रिफला, नवरत्न हो गया, नव रत्न हो गया, ठीक। तो इस तरीके के शब्द जो हैं आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर, तो वहाँ पर द्विगु समास होगा, या फिर आप कह सकते हैं पूर्व पद संख्यावाची होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर हमें बताना है कौन सा शब्द जो है घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर शार्दूल जो है, शार्दूल जो है हमारा घोड़े का पर्यायवाची नहीं होता है। तो बाकी तीनों जो हैं आपके घोड़े के पर्यायवाची हैं, ठीक है, घोड़े के, घोड़ा जो है घोड़े के पर्यायवाची जो हैं बाकी हमारे तीनों शब्द हैं, ठीक। तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि घोड़े के पर्यायवाची ये तीनों हैं आपके, बाजी, ठीक है, बाजी, और तुरंग, तुरंग, ठीक, तुरंग हो गया, और है, ठीक। तो ये तीनों जो हैं आपके घोड़े के पर्यायवाची हैं। बाकी ये जो बचा आपका शार्दूल, शार्दूल जो है वो, शार्दूल जो है वो आपका सिंह का है, ठीक है, सिंह, सिंह मतलब शेर, तो शेर का होता है ये पर्यायवाची, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है ये हमें पहचानना है। तो अब देखिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द जो है हमारा, वो प्रादुर्भाव नहीं है, संलिष्ट नहीं है, अधिशासी नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। बाकी ये सारे ही मतलब एक तरीके से शुद्ध हैं, और इसमें सन्यासी जो है वो एक अशुद्ध शब्द है। तो सन्यासी लिखने का तरीका ऐसा होता है, सा पे अंक की बिंदी, आधा ना या, और ये सा पे बड़ी की मात्रा, ठीक है, सन्यासी इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक थी। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में खाना खा चुका तब वह आया, यह वाक्य किसका उदाहरण है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, मैं खाना खा चुका तब वह आया, ठीक। तो आपने पढ़ लिया इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें ये किस तरीके का वाक्य, क्या ये सरल वाक्य है, क्या संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, संक्षिप्त वाक्य। तो हम देखेंगे इस तरीके के सेंटेंस जो आपको देखने को मिलेंगे वो मिश्र वाक्य का उदाहरण होते हैं, ठीक है। वो किसके उदाहरण होते हैं, मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं, ठीक है। जिसमें मिश्र वाक्य में एक तो प्रधान वाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य होगा उसके अंदर, ठीक है, एक प्रधान वाक्य होगा, और दूसरा उपवाक्य होगा, दूसरा उपवाक्य होगा, ठीक है, दूसरा उपवाक्य होगा, ठीक। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और एक उपवाक्य हो, ठीक है, प्रधान वाक्य हो, प्रधान वाक्य हो और एक उपवाक्य हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जिस तरीके के क्या कहलाएंगे, मिश्र वाक्य कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें उपवाक्य जो होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है, वो प्रधान वाक्य पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, निर्भर होता है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आता है अतियुक्त शब्द में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग क्या है अतियुक्त में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय में अगर डिफरेंस आपको नहीं पता तो मैं अभी बता दे रहा हूँ यहाँ पर। उपसर्ग होते हैं आगे जो लगते हैं किसी शब्द के, जो जो शब्द आगे लगते हैं किसी शब्द के वो उपसर्ग होते हैं, और जो पीछे लगते हैं वो आपके प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे उपसर्ग पूछ रहा है, तो अतियुक्त में जो होगा आपके यहाँ पर अति प्लस युक्त, अति प्लस युक्त, ठीक है, अति युक्त, हाँ क्या लिखा है, अति युक्ति,
अतियुक्ति, ठीक है। अतियुक्ति यहाँ पर जो दे रखा है, तो अति युक्ति इस तरीके से आप देखेंगे। अति यहाँ पर जो है उपसर्ग दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पर? अति उपसर्ग दे रखा है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 15th क्वेश्चन है, जो अधिक बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो अधिक बोलता है उसके लिए जो शब्द, एक शब्द क्या होगा? ठीक है, अधिक बोलता है तो इसके लिए हम लोग देखेंगे जो अधिक बोलता है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मितभाषी, ठीक है। जो अधिक बोलता है उसके लिए क्या होगा? मितभाषी होगा, ठीक है। तो अधिक बोलते वाले के लिए मितभाषी होता है। और जो मीठा बोलता है, ठीक है, मीठा बोलता है, जो मीठा बोलता है, ठीक, जो मीठा बोलता है, ठीक है, तो आप लोग इसके लिए क्या यूज़ कर देंगे? तो मृदभाषी जो है मीठा बोलता है, ठीक है। वक्ता मतलब क्या होता है? जो बोलने में अच्छा हो, ठीक है, बोलने में निपुण हो, बोलने में निपुण हो, बोलने में निपुण, ठीक है, बोलने में निपुण हो जो, उसको हम क्या बोलते हैं? वक्ता बोलते हैं। वाचाल, वाचाल जो होता है, अच्छा हाँ, वाचाल जो हो, सॉरी यहाँ पर मैंने ये जो है थोड़ा गलत बता दिया था कि वाचाल जो होता है वो होता है अधिक, ठीक है। वाचाल जो होता है यहाँ पर अधिक जो बोलता है उसको हम बोलते हैं वाचाल। मितभाषी वो होता है वो कम बोलता है। मितभाषी वो होता है जो कम बोलता है, ठीक है, जो कम बोलता है, जो कम बोलता है, ठीक है। मृदुभाषी क्या होता है? जो कम बोलता है। मृदुभाषी मीठा बोलने वाला, ठीक है, मीठा बोलने वाला हो गया, ठीक, मीठा बोलने वाला, ठीक, मीठा बोलने वाला हो गया मृदुभाषी। और वक्ता क्या हो गया? ये मैंने बताया आपको, बोलने में निपुण, ठीक है, बोलने में निपुण, ठीक, निपुण, ठीक है, बोलने में निपुण, तो वो क्या कहलाएगा? वक्ता। मृदुभाषी मीठा बोलने वाला, मितभाषी कम बोलने वाला, जो बहुत बोलता है वो वाचाल कहलाएगा। जो बहुत बोलता है वो, या अधिक बोलता है, वो क्या कहलाएगा? वाचाल। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हिंदी का प्रथम का महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का जो है प्रथम महाकाव्य है आपका पृथ्वीराज रासो, ठीक है। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, ठीक। और इसके रचयिता कौन है आपके? चंद्र बरदोई, ठीक है। कौन है इनके रचयिता? चंद्र बरदोई, ठीक है, चंद्र बरदाई, ठीक। क्या नाम है इनका? चंद्र बरदाई, ठीक, चंद्र बरदाई, ठीक है। अब ये चंद्र बरदाई जो हैं आपके जो इसके रचयिता हैं पृथ्वीराज रासो के, ठीक है, पृथ्वीराज रासो के कौन है ये? अ, है ना, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं आपके कौन? चंद्र बरदोई हैं। बाकी आपको पता ही, रामचरितमानस के तुलसीदास हो गए, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब पद्मावती, पद्मावत के कौन है? पद्मावत के हैं जायसी, पद्मावत के कौन है? जायसी हैं, ठीक है। पद्मावत के कौन हो गए आपके? जायसी। और रामचंद्रिका के जो हैं केशव दास कृत, केशव है ना, केशव दास हैं इसके, इस कृत के कौन है रचयिता? केशव दास हैं। इस कृत के रामचंद्रिका के कौन है? केशव दास। रामचंद्रिका के कौन है आपके? केशव दास हैं, ठीक है। रामचंद्र के कौन है? केशव दास हैं, ठीक है। अब अभी आपको मैंने बता दिया, रामचरितमानस के तुलसीदास हो गए, पद्मावत के जायस हो गए, ठीक है। पद्मावत के कौन हो गए? जायस, ठीक, जायस, ठीक है। तो आप इतनी बात ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम अब लोग, सॉरी जायसी है ना, जायसी, जायसी होता है, तो जायसी इनका नाम है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है? तो आप बताएंगे नदी, जो कि पुल्लिंग में यूज़ होता है। दही, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं नदी, नदियाँ, है ना, नदियाँ, या नदी बह रही है, ठीक है। दही खा लो, हाथी, और यहाँ पे पूछा नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, तो जो है पुल्लिंग में शब्द नहीं यूज होता। जैसे दही खा लिया, जैसे हाथी को, हाथी दौड़ रहे हैं, है ना, हाथी दौड़ रहा है, ऐसे यूज़ करते हैं। और पानी के लिए पानी पी लो, है ना, पानी पी लिया। तो यहाँ पर जो है ना ये यूज़ होगा,
ना ही दही यूज हो, ना हाथी, ना पानी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो कि पुल्लिंग की तरह प्रयोग नहीं होता है, तो वो हो जाएगा आपका नदी। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा 17 वाले का, ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नदी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, अब यहाँ पर आपको जो है कारक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं, तो आपने पढ़ रखा होगा कर्ता ने, है ना। करता है तो कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, कर्म को, ठीक है, सॉरी, कर्ता, कर्ता ने, और फिर कर्म को, है ना। इसी तरीके से तो होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से के द्वारा, से के द्वारा, ठीक है, करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग, है ना। संप्रदान के लिए और आपादान से अलग, ठीक है, आपादान से अलग। अब कोई चीज़ अगर किसी चीज़ से अलग हो रही है, ठीक है, से अलग हो रही है, जैसे लड़का पेड़ से गिर रहा है, पेड़ से गिर रहा है, ठीक है। जैसे पत्ते भी यहाँ होता है, पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, ठीक है, तो वो अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, कौन सा कारक होगा यहाँ पर, आपादान कारक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा भाई, आपादान कारक होगा यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, इसमें भाषण शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं? ये प्रेरणा का सिद्धांत, हाँ, तो प्रेरणा का सिद्धांत जो है वो भाषा शिक्षण का ही सिद्धांत है। और क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत भी इसी के अंदर आता है, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत भी इसी के अंदर आता है। तो इसका उपयुक्त तो सभी, इसका आंसर, सही आंसर जो होगा उपयुक्त तो सभी होगा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, तो अब क्वेश्चन में लिखा है, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ये तो आप सभी को पता भी होगा कि जो है आग में घी डालना मतलब क्या होता है, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, है ना। तो सी वाले आंसर में हमें देखने को मिल रहा है, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करने को कहते हैं हम आग में घी डालना। बाकी ना तो हम हवन करने में बोलते हैं ये चीज़, और ना ही क्रोध से आग बबूला होने में बोला जाता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और देवता को प्रसन्न करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही आंसर हो गया आपका, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, आँख का अंधा गांठ का पूरा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मतलब आँख का अंधा और गांठ का पूरा, मतलब उसके पास धन काफ़ी है और पर वो जो है मूर्ख है। ठीक है, धनी तो काफ़ी है पर मूर्ख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्ख धनी। ठीक है, यहाँ पर अंधे के पास धन होना ऐसा भी कोई मतलब नहीं है कि अंधे के पास धन होना, ऐसा भी इसका कोई आशय नहीं है। आँखों का रोग, ऐसा भी कोई मतलब नहीं। अंधा परंतु विवेकशील, ऐसा भी कोई मतलब नहीं है। तो मतलब यहाँ पे मूर्ख धनी, जिसके पास पैसा तो काफ़ी है, मतलब गांठ मतलब यहाँ पर है पैसा काफ़ी है पर वो आँख का अंधा है, मतलब मूर्ख है। क्या है वो, मूर्ख है। ठीक है, क्या है वो, मूर्ख है। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, बताता है क्या अंतस्थ व्यंजन है, कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं? ठीक है, अब आपको ये मैं बता दे रहा हूँ अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, नोट भी कर लीजिएगा जिनको नहीं पता है। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, र, ला और वा। तो ये वर्ण जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन भी नोट कर लीजिए कहीं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म व्यंजन भी कहीं नोट कर लीजिएगा। ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके शा, श, सा और हा। ठीक है, तो ये भी आप कहीं नोट कर लीजिएगा। बाकी अंतस्थ व्यंजन आपके ये होते हैं यारा, लावा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, योग ऋण शब्द कौन से होते हैं? योग ऋण कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके जो किसी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बने हैं। तो यहाँ पर देखिए, योद्धा तो आपका कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि दो से मिलके बना है, ये भी नहीं होगा। राक्षस भी कोई ऐसा दो से मिलकर नहीं बना है, सुरभि के प्राणा दो से मिलकर नहीं बना है। दशानन, देखिए दशानन ही ऐसा शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है। मतलब जैसे 10 हैं जिसके आनंद, ठीक है, 10 हैं जिसके आनंद होता है दशानन, मतलब 10 हैं जिसके
10 हैं जिसके आनन, ठीक है, आनन, ठीक, 10 हैं जिसके आनन, वो क्या कहलाएगा, दशानन, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखने को मिला दशानन इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब 10 सिरों वाला, ठीक। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि जगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जगुप्सा जो है किस रस का स्थायी भाव है, तो वो है आपका विभत्स का स्थायी भाव है, ठीक है। विभत्स का स्थायी भाव है आपका ये, ठीक है, जगुप्सा। चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार आपके कौन है। अगर किसी को पता है तो वो अपना टिक लगा ले, अगर नहीं पता है तो यहाँ पर अब मैं बताने जा रहा हूँ इसका आंसर। तो इसका आंसर है राहुल शंकरातायन। राहुल शंकरातायन जो हैं वो घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, राहुल शंकराचार्य किसके रचनाकार हैं, तो घुमक्कड़ शास्त्र के। और इनके और यात्रा वृत्तांत भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तो इनके और यात्रा वृत्तांत इस प्रकार हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत तिब्बत यात्रा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मेरी तिब्बत यात्रा। और मेरी 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 लद्दाख 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 यात्रा, ठीक है, एक ये है मेरी लद्दाख यात्रा किन्नर देश में, और एक है किन्नर देश में, किन्नर देश में, ठीक है, किन्नर देश में, ये भी इन्हीं की है। और यात्रा के पन्ने, ठीक है, यात्रा यात्रा के पन्ने, ठीक है, ये भी इन्हीं की ही यात्रा वृत्तांत है। तो ठीक है, ये भी नोट कर लिए, घुमक्कड़ शास्त्र के ही हैं सारे, ठीक है, इनके ये यात्रा वृत्तांत हैं। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न निम्न में से सकर्मक क्रिया का चयन करना है हमको इसमें। निम्न में से सकर्मक क्रिया का चयन करना है, ठीक है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता के बजाय कर्म पे पड़े तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, ठीक है, पढ़ना, ठीक, लिखना, ठीक है, पढ़ना लिखना, खाना पीना, ठीक है, खाना पीना, ठीक, इस तरीके के जो भी आपको दिखते हैं, ठीक है, शब्द, वो आपके सकर्मक क्रिया इस शब्द होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये देखते, पढ़ना इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस एक शब्द का चयन, सॉरी, शब्द का वचन अथवा लिंग सदैव अपरिवर्तित रहता है। तो हमें देखना है यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जिसका लिंग भी और वचन भी हमेशा अपरिवर्तित रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऐसा शब्द कौन सा है, मात्र एक ही शब्द ऐसा है, पानी, जिसका लिंग और वचन चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, जिसमें उपसर्ग वाला जो आया, तो मैंने आपको बता दिया था प्रत्यय जो होते हैं पीछे जुड़ते हैं शब्द के। तो मिठास में आप देख रहे हैं यहाँ पर आस, मीठा प्लस आस, ठीक है, मीठा प्लस आस, ठीक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आस जो है वो इसका प्रत्यय है, ठीक है, इसके पीछे जुड़ा है और इसका प्रत्यय है आस। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, अब आता है सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा चिन्ह कहलाता है। तो निर्देशक चिन्ह नहीं होता है, ना ही वो विवरण चिन्ह होता है, और ना ही वो अपूर्ण विराम होता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह वो होते हैं डैश जिसे बोलते हैं हम लोग, जो कोई दो शब्दों को, जो खासकर विलोम शब्दों को जोड़ता है, ठीक है, दो विलोम शब्दों को अक्सर वो जोड़ता है, वो क्या कहलाएगा, आपका योजक चिन्ह कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर हम लोग इसी में ही अभी देखेंगे आगे इंग्लिश के क्वेश्चन इसी में आ जाएंगे आपके। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 30 क्वेश्चन। पराधीन सपनेहु सुख नाही किसके द्वारा लिखी गई है। पराधीन
सपने हूँ सुख नाही, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये पंक्ति? तो हमें यह देखना है, तो किसके द्वारा? कबीरदास के द्वारा भी नहीं लिखी गई है ये, और ना ही मलुकदास के द्वारा, ना ही रहीम, तो ये तुलसीदास के द्वारा कही गई पंक्ति है। ठीक है, तुलसीदास के द्वारा ये पंक्ति कही गई है। ठीक है, इसके रचयिता आपके तुलसीदास हैं। ठीक, तो इसमें ये कुछ इस तरीके से कही जाती है, कत बिधि सृजि नारी जगमाही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। मतलब ये हो गया इसका कि जो पार्वती माता की मम्मी हैं, जो अपनी बेटी को विदा करते समय कहती हैं कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही, मतलब जो दूसरे के अधीन है उसे क्या ही सुख होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं सीधा हम लोग अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो आता है आपका इंग्लिश का सेक्शन। देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहचानना है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस आई बॉट अ आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। अच्छा, यहाँ पर जो है आपको ये अंडरलाइन करा हुआ नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पर अंडरलाइन करके आपको बता दे रहा हूँ, ये शब्द है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन है। ठीक, तो आइडेंटिफाई करना है आपको यहाँ पर वो स्पीच। ठीक है, जिसमें अंडरलाइन पार्ट ऑफ स्पीच, आपको यहाँ पर अंडरलाइन जो किया हुआ है उसको पहचानना वो क्या है। ठीक है, तो आपको ये शब्द जो दिख रहा है, ये वर्ड जो दिख रहा है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच आपको पहचानना है। क्या वो प्रेपोजिशन है, क्या एडजेक्टिव है, या नाउन है, या वर्ब है? अच्छा, ब्यूटीफुल जो है क्या बता रहा है? ड्रेस की बारे में, क्या उसके बारे में बता रहा है ना कि ड्रेस कैसा है, ब्यूटीफुल है। अच्छा, ड्रेस क्या यहाँ पे नाउन है, और नाउन की जो क्वालिटी बताता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, आपने पहचान लिया पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द बेरी? बेरी की प्लूरल फॉर्म क्या होगी? यहाँ पर आप देखकर बताइए, बेरी की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? आपने पढ़ा भी होगा, सुन भी रखा होगा हर जगह, जैसे स्ट्रॉबेरीज। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दैट कांट बी करेक्टेड। जो सही नहीं है। ठीक है, जो सही नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो ऐसा वर्ड जो सही नहीं है वो हम लोग को टिक करना है। ठीक है, तो देखिए, एलिजिबल, तो एलिजिबल एक करेक्ट वर्ड है। ठीक है, इंडिस्पेंसिबल भी एक करेक्ट वर्ड है, इलॉजिकल भी करेक्ट वर्ड है। तो इनकॉरिजिबल जो होता है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, इनकॉरिजिबल जैसा कोई वर्ड नहीं होता है। और एलिजिबल जो है, ये एलिजिबल जो है उसका मतलब क्या होता है? जो चीज़ पढ़ी ना जा सके, कैन नॉट बी रीड। ठीक है, कैन नॉट बी रीड। ठीक है, ठीक, इसका मतलब आपका ये हो जाता है। ठीक है, और इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या हो जाता है? मोस्ट प्रीशियस पोजेशन, मोस्ट मोस्ट प्रीशियस मोस्ट प्रीशियस पोजेशन। ठीक है, मोस्ट प्रीशियस पोजेशन। ठीक, मोस्ट प्रीशियस पोजेशन, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, मोस्ट प्रीशियस पोजेशन। ठीक है, और इलॉजिकल का मतलब आपको पता ही होगा कि जिसमें लॉजिक ना हो वो इलॉजिकल होता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस लेफ्ट माई शूज़। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ वो वर्ड। तो ये अंडरलाइन है। ठीक है, ये अंडरलाइन वर्ड है। अब आपको इसी में पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना है। तो आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। तो ये अंडरलाइन वर्ड जो है अंडर, इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना है। तो बताइए, क्या एडजेक्टिव होगा ये, या प्रपोजिशन होगा, ठीक है, या फिर प्रोनाउन होगा, या एडवर्ब होगा? तो इन चारों में से क्या होगा, आप बताइए। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या होगा? ये प्रपोजिशन है। ठीक है, ये क्या है? प्रपोजिशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहा है, यहाँ पर आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल, तो ये लोकेशन बता, प्लेस बता रहा है। ठीक है, जो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं तो वो आपको ये क्या कहलाते हैं? वो प्रेपोजिशन कहलाते हैं, जो प्लेस वगैरह के बारे में बता रहे होते हैं। ठीक है,
जो प्लेस को बता रहे होते हैं कि कहाँ पर कौन चीज़ है। ऑन द टेबल, ठीक है, अंडर द टेबल, इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं वो आपको आपके क्या कहलाते हैं, प्रेपोजिशन कहलाते हैं। ठीक, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड इन्वेस्टिगेशन? यहाँ पर वर्ब फॉर्म क्या होगी इन्वेस्टिगेशन वर्ड की, द वर्ड इन्वेस्टिगेशन की वर्ब फॉर्म क्या होगी? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ना कि इन्वेस्ट, ना वेस्टिगेट भी नहीं होगी, वेस्टाइज भी नहीं होगी, इन्वेस्ट भी नहीं होगी, तो क्या होगी, इन्वेस्टिगेट होगी इसकी। चलते हैं अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ डॉग? डॉग का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, सबको ही पता होता है, विच होगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, प्रसन्ना हैड अ गुड डैश फॉर अ स्टेज प्ले। प्रसन्ना हैड अ गुड डैश फॉर स्टेज प्ले, तो इसका सही आंसर होगा आपका ट्रूप। तो ट्रिप जो होता है वो से हम जो है ग्रुप ऑफ यहाँ पर यूज़ करते हैं किसी ग्रुप के लिए, जो कि आप यूज़ करेंगे जैसे कि ट्रूप मीन्स हो गया ग्रुप ऑफ स्क्रीन प्लेयर्स या फिर एक्टर्स या डांसर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ये ट्रूप वर्ड यूज़ करते हैं। ये ट्रूप वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, तो आप लोग याद रखेंगे किसके लिए, ग्रुप ऑफ स्क्रीन प्लेयर्स। ठीक है, प्लेयर्स स्क्रीन प्लेयर्स या एक्टर्स। ठीक है, एक्टर्स या फिर डांसर्स। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये कहीं, थोड़ा राइटिंग का थोड़ा देख लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर इस समय लिखने के लिए एक स्टाइलस है, उससे जैसा लिख पा रहा है वह मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली करेक्ट? यहाँ पर हम लोग को वो स्टेटमेंट देखना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। ही डज नॉट डू नथिंग, ही डज नॉट डू नथिंग। चलिए, ये भी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, डज ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस? डज ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट ऑप्शन है, आस्क इफ दे स्टिल हैव सम चांस। Ask if they still have some chance. He does not have any relevant point to raise in the meeting. अच्छा, यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट तो चेक करना ही है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये भी था कि यहाँ पर नेगेटिव के साथ में, नेगेटिव सेंटेंस के साथ में आपको इंटेरोगेटिव भी ढूंढना था। ठीक है, इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये था पूरा क्वेश्चन। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर पूरा ये नहीं लिख पाया। तो मैं आपके लिए ये बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको ऐसा वर्ड, ऐसा सेंटेंस यूज ढूंढना था जिसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो नेगेटिव तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहले ऑप्शन में नेगेटिव तो है, पर यहाँ पर इंटेरोगेटिव जैसा कुछ आपको नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे दूसरे में देखिए इंटेरोगेटिव और नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ, ए भी नहीं हुआ और बी भी नहीं हुआ। तो आस्क इफ दे स्टिल हैव सम चांस, तो यहाँ पर भी इंटेरोगेटिव तो कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ही डिड नॉट हैव एनी रेलिवेंट पॉइंट टू रेज इन द मीटिंग। तो लास्ट ऑप्शन यही बचता है, डी वाला, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अब देखते हैं व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंटीग्रिटी। यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको इंटीग्रिटी का सिनोनिम पूछ रहा है, तो इंटीग्रिटी का सिनोनिम होता है आपका ऑनेस्टी। इंटीग्रिटी का सिनोनिम क्या होता है आपका, ऑनेस्टी। ठीक है, ठीक, इतनी बात आप ध्यान रखना। देखिए, इंटीग्रिटी का होता है आपका ऑनेस्टी। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ज्वाइन द सेंटेंस इन द सिंपल सेंटेंस। आपको ज्वाइन करना है इसको, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस की तरह। तो देखिए, इसको किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, द वॉल इज़ वेरी हाई, द वॉल इज़ वेरी हाई डॉट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। ठीक है, फुल स्टॉप। अब इसको आप कैसे जोड़ सकते हैं, तो देखिए, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन को पढ़कर देखिए, आपको जो आंसर, जो ऑप्शन सही लगता है, करेक्ट लगता है, वही आपका आंसर होगा। आप देखिए, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ऑप्शन ए क्या कहता है, द वॉल इज़ वेरी हाई टू क्लिम, द वॉल इज़ वेरी हाई टू क्लिम। तो ये तो आपको पता है कि वेरी है, तो वेरी तो चेंज होगा किस में, टू में। वेरी किस में चेंज हो जाएगा, वेरी चेंज हो जाएगा आपका TOO टू में। ठीक है, टू में चेंज हो जाएगा, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं है।
ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर कहीं से कहीं तक नहीं होगा। अब चलते हैं, देखिए बी वाले में, द बॉल इज टू हाई टू क्लेम। तो देखिए टू के साथ में ये टू प्लस वर्ब आता है, तो ये टू जो होता है इसके साथ में टू प्लस वर्ब आती है, ठीक है, टू प्लस वर्ब, ठीक है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। मैं आपको फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए वर्ब तो सॉरी वेरी तो चेंज हो जाएगा यहाँ पर टू में, वेरी चेंज हो जाएगा टू में, ठीक है, और ये जो टू है ये टू के साथ में आपका टी ओ टू प्लस और वर्ब, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होगा। तो प्लस टू प्लस वर्ब आनी चाहिए। तो देखिए कहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो बी वाले में है टू भी है और टू के साथ में वर्ब भी दिख रही है हमको, तो ये बात हमारी सही है। तो ये वाला ऑप्शन जो है हम लोग रखते हैं, पर इसमें अभी देख लेते हैं आगे और पढ़ के सी और डी को भी एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या पता इसमें ना हो और कोई ना हो सही। तो वॉल इज टू हाई, तो यहाँ पे टू भी मिल गया हमको, टू हाई फॉर मी टू क्लेम, इज द वॉल इज टू हाई, द वॉल इज टू हाई टू क्लेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, वॉल इज टू हाई टू क्लेम, ठीक है। तो देखिए सी वाला ऑप्शन भी और डी वाला ऑप्शन भी ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर इट का और यहाँ पर इट नहीं है, ठीक है, बस यही डिफरेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए ऑप्शन में था क्या इट, तो ऑप्शन में इट था, तो इट तो रहना चाहिए, एट रहना चाहिए, ठीक है। तो ए उसके हिसाब से देखिए ये वाला सी तो ऑप्शन गलत हो गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत था ही और हमारा सी भी गलत हो गया, बचा बी और डी। अब बी और डी में आपको चेक करना है कौन सा आपका आंसर सही होगा। अब देखिए तो इसके लिए आपको पहले ओरिजिनल सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, द वॉल इज़ वेरी हाई, और आगे कह रहा है आई कैन नॉट क्लेम। अब यहाँ पर आई है, ठीक है, आई जो सब्जेक्ट है आप उसको थोड़ी भूल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर मी भी आना चाहिए था, तो यही वाला इसलिए बी और डी में आपका आंसर जो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बी वाले में सब्जेक्ट मिसिंग था, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, यहाँ पे कह रहा है माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पर कौन सा नाउन होगा सिस्टर, ये पूछ रहा है आपसे, व्हाट टाइप ऑफ अ नाउन इज सिस्टर, व्हाट टाइप ऑफ अ नाउन इज सिस्टर। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सिस्टर जो है किस तरीके का नाउन है, काउंट नाउन है, कंक्रीट नाउन है, कॉमन नाउन है, कंपाउंड नाउन है। तो जो सिस्टर जो है कॉमन नाउन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अ बुके ऑफ अ फ्लावर वॉज गिवन टू एन अन्ना, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज बुके। तो बुके जो है किस तरीके का नाउन है, तो यहाँ पर देखिए बुके जो होता है इस तरीके का होता है बुके, जिसमें काफ़ी सारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे फ्लावर्स होते हैं इसके अंदर। तो बुके जो होता है इसके अंदर काफ़ी फ्लावर्स होते हैं, तो एक कलेक्शन होता है, ठीक है, फ्लावर्स का। तो ये इसलिए कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा, ठीक है, इसके अंदर आएगा, कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, आपको यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, पहचानना है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कि जो किसी चीज़ से रिलेशन शो कर रहा हो, जैसे पढ़ते हैं पहले ही हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, दैट वाज द बॉय whom I saw at the party last night, that was the boy whom I saw at the party last night। तो ये कह रहा है कि मैंने वो लड़का देखा था, ठीक है, ये मतलब वही वो लड़का है जिसे मैंने जो है लास्ट नाइट जो पार्टी में उसे देखा था, ठीक है, जो पिछली रात उसे पार्टी में देखा था, ये वही लड़का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रिलेटिव मतलब यहाँ से कौन दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो वो वर्ड है आपका whom, तो वर्ड है आपका whom, वो लड़का, यहाँ पर वो लड़का जोड़ा जा रहा है, ये वही लड़का है जो, है ना, जो मैंने कल रात पार्टी में देखा था, whom। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा whom। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी परफेक्टली राइट्स आर्टिकल फॉर दैट पेपर, शी फ्रिक्वेंटली राइट्स आर्टिकल फॉर दैट पेपर। आगे कह रहा है वेयर वुड यू इंसर्ट द वर्ड शॉर्ट इन द सेंटेंस। तो आप ये जो वर्ड है शॉर्ट वो इस सेंटेंस में कहाँ पर
इंसर्ट कर सकते हैं। शी फ्रिक्वेंटली राइट्स आर्टिकल फॉर दैट पेपर। क्या आप शी और फ्रिक्वेंटली के बीच में, अगर यहाँ पर मैं शी और फ्रिक्वेंटली के बीच में शॉर्ट अगर लगा दूँ तो पढ़कर देखेंगे शी शॉर्ट फ्रिक्वेंटली, तो कोई सेंटेंस नहीं बना इससे। तो देखिए नेक्स्ट वाला पढ़कर देखिए, बिटवीन फ्रिक्वेंटली एंड राइट, फ्रिक्वेंटली और राइट के बीच में एक बार शॉर्ट लगाकर पढ़कर देखिए, शी फ्रिक्वेंटली शॉर्ट राइट्स आर्टिकल। क्या ये सही लग रहा है आपको क्या? तो शॉर्ट आर्ट फ्रिक्वेंटली शॉर्ट राइट का कोई मतलब नहीं बना यहाँ पर। अब राइट और आर्टिकल के बीच में शॉर्ट लगा कर देखिए, तो शी फ्रिक्वेंटली राइट्स शॉर्ट आर्टिकल्स। तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है बोलने में, और जो है ग्रामेटिकली भी ये सही है। दस फ्रिक्वेंटली राइट्स शॉर्ट आर्ट शी फ्रिक्वेंटली राइट शॉर्ट आर्टिकल फॉर दैट पेपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब ये आ गए यहाँ पर पैसेज आ गया, जिसमें आपके 45 से 47 तक इसी से आपको पढ़कर इसके आंसर देने हैं। ठीक, देखिए तो हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। द डिज़ायर टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट desire to explore and experiment so essential to the scientific temperament। ठीक है, असेंशियल टू द साइंटिफिक टेम्परामेंट, मतलब यहाँ पर साइंटिफिक सोच की बात हो रही है। टेम्परामेंट यहाँ पर डिज़ायर टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब अगर आपकी इच्छा है कि आप एक्सप्लोर करें या एक्सपेरिमेंट करें, तो आपके अंदर क्या हो जरूरी होना चाहिए, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। मतलब आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, एक साइंटिफिकली आप सोचें। ठीक है, और करेक्टराइजेज अमेरिका फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग। ठीक है, और राइजेज अमेरिका फ्रॉम इट्स वेरी बिगिनिंग। आगे देखते हैं, बट ड्यूरिंग इट्स अर्ली हिस्ट्री, जब हम देखते हैं और जो पहले हिस्ट्री अगर देखेंगे, तो अमेरिकाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द साइंस वर नेग्लिजिबल। अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में कि अमेरिका का जो है कॉन्ट्रीब्यूशन ना के बराबर है। ठीक है, नेग्लिजिबल है एकदम। और अमेरिका डिड नॉट हैव द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और इंटेलेक्चुअल सोफिस्टिकेशन नीडेड फॉर द मैच्योर साइंटिफिक रिसर्च। तो ये कह रहा है अमेरिका का कोई इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी हिस्सा नहीं था। ठीक है, और ना ही कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ना ही इंटेलेक्चुअल सोफिस्टिकेशन नीडेड फॉर मैच्योर साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत होती है वो भी कुछ अमेरिका के पास नहीं था। मतलब अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं दिया, ऐसा कहा जा रहा है इस सेंटेंस में। देयर वर फ्यू मैन इन द अमेरिकन कॉलोनीज टू कंपेयर विद यूरोप्स मैन ऑफ साइंस। तो यहाँ पर बस कुछ ही लोग थे अमेरिका कॉलोनीज में जो कंपेयर कर सकते हैं हम उनको यूरोपियन मैन्स ऑफ साइंस से। ठीक है, जो यूरोप में जो लोग थे उनसे आप कुछ लोगों को ही कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब चल आगे पढ़ते हैं। अ शॉर्टेज ऑफ लेबर वॉज एन इंसेंटिव टू इन्वेंट, येट द इन्वेंशन इन कॉलोनियल अमेरिका वर नाइदर मैनी नॉर इम्पोर्टेंट। कह रहा है शॉर्टेज ऑफ लेबर वॉज इंसेंटिव टू इन्वेंट। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि शॉर्टेज ऑफ लेबर जो है वो इंसेंटिव की तरह थी। ठीक है, टू इन्वेंट येट द इन्वेंशंस इन कॉलोनियल अमेरिका। तो यहाँ पर अभी भी इन्वेंशन नहीं हो रहे थे। ठीक है, अमेरिका में इन्वेंशंस नहीं हो रहे थे। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या लिखा है, कॉलोनियल अमेरिका और नाइदर मैनी नॉर इम्पोर्टेंट। ये था इसका, तो मैंने आपको बता ही दिया। अ लैक ऑफ मैकेनिकल इंडस्ट्री मेड अमेरिका डिपेंडेंट अपॉन हैंडीक्राफ्ट्स, येट कॉलोनियल क्राफ्टमैनशिप was far inferior to that of यूरोप। तो ये कह रहा है लैक ऑफ मैकेनिकल इंडस्ट्री, वहाँ पर अमेरिका में मैकेनिकल इंडस्ट्रीज नहीं थी। ठीक है, और मेड अमेरिका डिपेंडेंट, जिससे कि अमेरिका को ये डिपेंडेंट बना रहा था किस पर, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। ठीक है, और यह मतलब जबकि क्राफ्टमैन वाज इन्फीरियर थी, यूरोप में काफ़ी थी। ठीक है, जो है यूरोप में काफ़ी क्राफ्टमैनशिप डेवलप्ड थी। ठीक, द ट्रेवल वाज अमेरिका एंड टेंडेड टू बी जैक्स ऑफ ऑल ट्रेडर। ठीक है, तो इसलिए अमेरिका को जो है दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था। ठीक है, ये कहना चाह रहा है इसमें। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इन अर्ली टाइम्स अमेरिका कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस वर नेग्लिजिबल बिकॉज। अच्छा क्यों था, ये पूछ रहा है ऐसा क्यों था। ठीक है,
ये पूछ रहा है ऐसा क्यों था, तो अमेरिका डिड नॉट साइंटिफिक टेम्परामेंट, अमेरिका के पास ऐसा कुछ कहा गया है कि अमेरिका के पास कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं था, तो ऐसी तो कोई बात कही नहीं गई। बस उसमें एक आता कि अगर आपकी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि अगर आपकी इच्छा एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने की तो आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, ऐसा कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये ऐसे तो हमारा कोई मैच नहीं करा, ऑप्शन ए तो यहाँ पर मैच नहीं करा। देयर वर फ्यू मैन ऑफ साइंस इन द अमेरिका कॉलोनी, तो ये बात भी यहाँ से कोई मतलब नहीं रखती कि यहाँ पर अमेरिका का कंट्रीब्यूशन जो है साइंस में जो नेग्लिजिबल था इससे। तो अमेरिका वाज नॉट सोशली एंड एकेडमिकली ऑर्गेनाइज, तो ये बात यहाँ पर आती है कि अमेरिका जो था एक तो सोशली और एकेडमिकली ऑर्गेनाइज नहीं था सही से उस समय, तो इस वजह से जो है वहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। ठीक है, नेग्लिजिबल ही था बिल्कुल कंट्रीब्यूशन इसका, तो सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, द रिलेशन बिटवीन मशीनाइज्ड इंडस्ट्री एंड कॉटन इंडस्ट्रीज, तो मशीनाइज इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री में क्या यहाँ पर आप रिलेशन देखते हैं, तो मशीनाइज इंडस्ट्री एडवर्सली अफेक्ट कॉटेज इंडस्ट्री, तो यहाँ पर मशीनाइज इंडस्ट्री जो थी वो क्या एडवर्सली इफेक्ट डाल रही थी कॉटेज इंडस्ट्री पे, ऐसा कुछ था। तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, तो आगे बढ़ते हैं। ये भी आंसर आपका ये ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। मशीनाइज्ड, ठीक है, मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री और इनकरेजेज कॉटेज इंडस्ट्री, तो क्या ऐसा कुछ था, तो ऐसा भी नहीं था। मशीनाइज इंडस्ट्री हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन कॉटेज इंडस्ट्री, तो ये इसका सही आंसर होगा, मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था मशीनाइज्ड जो इंडस्ट्री थी, ठीक है, उसका कॉटेज इंडस्ट्री पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं था। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। देखिए, द फ्रेज ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स रेफर्स टू, इसका मतलब यह था हु ट्राई टू डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऐसा भी नहीं है। हु कैन नॉट डू एनीथिंग वेल, ऐसा भी नहीं होगा इसका। तो हु ट्राई टू डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड कैन नॉट डू इट वेल, तो जैक्स ऑफ ऑल ट्रेडर्स का यहाँ पर सही मीनिंग होगा जो ट्राई कर चुके हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, सब उन्होंने ट्राई कर लिया और फिर भी कुछ अच्छा नहीं निकल सका। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, ही इज़ नोन टू डैश फाइव पीपल इन द वॉर 4 years अगो, तो ये कह रहा है ही इज़ नोन टू, वो किस लिए जाना जाता है, डैश 5 पीपल इन द वॉर 4 year अगो। ठीक है, तो यहाँ पर एक कुछ सेंटेंस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर किल्ड से तो देखिए बन ही रहा है सारा सेंटेंस, यहाँ पर बीच में किल्ड तो आएगा, पर उससे पहले क्या आएगा ये देखना है हमको। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि देखिए ये बात किसकी हो रही है, यहाँ पर ही इज़, यहाँ पर प्रेजेंट में ही उसकी बात कही जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि वो जाना जाता है, वो जाना जाता है जिसने वॉर में 5 लोगों को मारा था। ठीक है, ऑस्लो में 5 लोगों को मारा था। अब यहाँ पर आता है ये परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है ये। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप ये जानते होंगे, अगर जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है ये सब, तो आप ये जानते होंगे कि यहाँ पर जो है परफेक्ट में हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बी किल्ड भी नहीं होगा, ना कि बी किलिंग होगा, ना कि हैव बीन किल्ड होगा। हैव बीन किल्ड वाला जो यहाँ पर नहीं बनता है, तो ये इसका सही आंसर होगा हैव किल्ड। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चेंज इनटू, इसमें क्या करना है हमें, इनडायरेक्ट स्पीच में इसे कन्वर्ट करना है, किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। हाउ फार इज इट ही सेड, हाउ फार इज इट, तो ऐसा वो पूछ रहा है कितनी दूर है। ठीक है, ही सेड उसने कहा, एंड हाउ लॉन्ग विल इट, और कितना समय लगेगा, और कितना समय लगेगा, कितनी दूर है और कितना समय लगेगा। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है, तो ये सेंटेंस आप कंप्लीट करेंगे तो ही से फिर डैश में आपको ये चूज करना है इन चारों ऑप्शन में से कोई एक, और टू गेट देयर, ये पूरा सेंटेंस तरीके से कंप्लीट होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हाउ फार इज इट, कितनी दूर है, ही सेड उसने कहा,
एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक मी टू गेट देयर, और मुझे कितनी देर लगी वहाँ पहुँचने में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका इनडायरेक्ट बनाना है हमको, तो ही आस्क्ड। अब आस्क्ड तो देखिए सब में ही दिख रहा है आपको, आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड, ठीक है। तो आस्क्ड 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 आपको सब में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे और आगे देखिए, पढ़िए, हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक मी, हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक मी, क्या ये आपको सही लग रहा है क्या? तो ये तो मुझे कहीं से कहीं तक आंसर सही नहीं लग रहा। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो हाउ, देखिए फार और हाउ लॉन्ग यहाँ पर भी है, ठीक है, हाउ फार और हाउ लॉन्ग इट वुड इट वुड। अब ये देखिए यहाँ दोनों जगह कह रहा है हाउ फार कितनी दूर, हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग, तो दोनों जगह में हाउ हाउ लगा दिया, ठीक है। तो ये भी यहाँ गलत हो। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ऑप्शन पर। आस्क्ड हाउ फॉर इट वाज एंड वांटेड टू नो व्हाट टाइम, ठीक है, वांटेड टू नो व्हाट टाइम। अब यहाँ पर ये सी वाले ऑप्शन में भी कुछ सही मुझे नहीं लग रहा है, ये आंसर भी आपका नहीं होगा। तो आंसर नंबर होगा आपका यहाँ पर ये वाला डी वाला बचता है, तो वही वाला आपका सही होगा। हाउ फार इट वॉज एंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक मी, हाउ लॉन्ग इट वुड टेक मी, तो ये वाला आपका आंसर होगा। इसका यहाँ पर नीचे थोड़ा रह गया, कट गया है वो, तो ये डी वाला इसका सही आंसर होगा। हम चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन लाइट टाइट एंड टॉड विच लेटर आर साइलेंट। यहाँ पर आपको कौन से लेटर साइलेंट मिल रहे हैं, लाइट बोलकर देखिए, लाइट, ठीक है, टाइट, टॉट, तो यहाँ पर आपको जी और एच जो हैं वो साइलेंट लेटर्स की तरह सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए द सोल्जर विल बी ब्रॉट टू ट्रायल बिकॉज ही इज थॉट टू हैव डैश स्टेट सीक्रेट टू द एनिमी। तो ये बता रहा है यहाँ पर, देखिए सेंटेंस को पढ़ के हमें इस बात समझ में आ रही है कि सोल्जर को लाया गया ट्रायल के लिए। अब क्यों लाया गया, तो ये जो है ही इज थॉट टू हैव ही इज थॉट टू हैव डैश स्टेट सीक्रेट, उसने जो है स्टेट सीक्रेट्स किसी को दिए हैं, ठीक है, किसको दिए हैं, एनिमी को दिए हैं, ठीक है, किसको दिए हैं, एनिमी को दिए हैं, मतलब अपने शत्रु को दिए हैं। अब यहाँ पर देने के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, देने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो गिवन अबे ठीक है, उसने दे दिए हैं, उसने अपने शत्रु को जो है स्टेट के सीक्रेट दिए हैं, तो इसके लिए गिवन अबे वर्ड सबसे सही वर्ड यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कहता है डैश ए ट्रेन ऑन संडे आई विल नॉट बी एबल, डैश ए ट्रेन ऑन संडे आई विल नॉट बी एबल टू ड्राइव। तो ये कहता है कि रेन हो जा रही है, संडे को रेन हो रही है, जिसकी वजह से वो एबल नहीं है ड्राइव करने के। तो यहाँ पर ये सेंटेंस किस तरीके से बनना चाहिए कि आफ्टर ए ट्रेन ऑन संडे, व्हेन ए ट्रेन ऑन संडे, आइदर ए ट्रेन ऑन संडे, तो इन तीनों से आपको कहीं भी सही नहीं बन रहा है आंसर देखने को। तो ये आता है ऑप्शन नंबर डी बचता है हमारा इफ़। तो यहाँ पर ये आ जाती है इफ़ वाली कंडीशन कि इफ़ ए ट्रेन ऑन संडे, अगर संडे को बारिश होती है तो मैं जो है ड्राइव नहीं कर पाऊँगा। तो वो कह रहा है मैं ड्राइव नहीं कर पाऊँगा अगर संडे को बारिश होती है। तो यहाँ पर कंडीशन वाला सेंटेंस आ गया, ठीक है, इफ़ लग गया तो ये कंडीशन ही बता रहा था कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, अगर बारिश हो गई तो मैं ड्राइव नहीं कर पाऊँगा, इसने कहा इसमें। तो इसके लिए सबसे अच्छा इफ़ यूज़ होता है कंडीशनिंग वाले सेंटेंसेस में। आगे चलते हैं हम लोग 53rd वाले में, आई लाइक बोथ डॉग्स डैश कैट। अब यहाँ पर डैश की या ऑल्सो कैट तो होगा नहीं, आई लाइक बोथ। अब बोथ के साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए, एंड। बोथ के साथ हमेशा क्या यूज़ होगा, बोथ के साथ होगा एंड, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए डैश इज़ अ हैवी मेटल। अब यहाँ पे एलईडी तो नहीं होगा, एलआईडी भी नहीं होगा, एलईडी एक लेड जो मेटल होता है आपका वो होगा यहाँ पर। तो वो एक कैसा है, हैवी मेटल है, इसकी बात हो रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच लेटर इज साइलेंट इन सोलम एंड कॉलम, ठीक है, सोलम और कॉलम में आप जो है यहाँ पर कौन सा वर्ड देख रहे हैं जो कि साइलेंट है, ठीक है, कॉलम, कॉलम हो गया, ठीक है,
सोलेम हो गया। यहाँ पर आप पढ़कर देखिए खुद से, आपको यहाँ पर कौन सा वर्ड मिल रहा है जो साइलेंट। कॉलम, ठीक है, सोलम, सोलम, कॉलम। तो यहाँ पे एन की तो आवाज़ कहीं आपको आई नहीं। आपने कॉलम तो बोला नहीं, कॉलम, कॉलम तो नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर एन की आवाज़ नहीं आई कहीं भी, तो इसका साइलेंट वर्ड कौन सा हो जाए, लेटर कौन सा हो जाएगा, साइलेंट लेटर हो जाएगा एन। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ हेल्प द पुअर? तो पैसिव वॉइस कौन सी जाएगी यहाँ पर हेल्प द पुअर में? तो देखेंगे आप, जब हेल्प की बात आती है तो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं, हेल्प द पुअर, मतलब यहाँ पर हम लोग एडवाइस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, गरीबों की मदद करो। तो देखिए कभी भी इस तरीके एडवाइस वाले, रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग लेट तो लगाते ही हैं पैसिव बनाने के लिए, तो यहाँ पर लेट तो लगेगा ही। अब लेट द, और यहाँ पर आप एक बात और ध्यान रखेंगे, वहाँ पे हम लोग एडवाइस वाले में शुड लगाएंगे, शुड बी, शुड बी। तो अब देखिए शुड बी कहाँ देखने को मिल रहा है, और लेट भी होना चाहिए, शुड बी भी तो देखिए ए में तो नहीं है, बी में लेट है पर शुड बी नहीं है, थर्ड में लेट भी है और शुड बी भी है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 57, ल्यूक वॉज द लेट एट टू द पार्टी डैश हिज कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। ल्यूक वॉज लेट टू द पार्टी, अब ल्यूक लेट हो गया पार्टी के लिए, अब उसके लिए कोई रीज़न रहा होगा, क्यों रहा, क्यों हुआ वो लेट, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी हाईवे पे, उसकी कार जो है हाईवे पे क्या हो गई थी, ब्रोक डाउन, मतलब खराब हो गई थी। अब ये एक रीज़न ही तो रहा, तो रीज़न को जोड़ने वाले सेंटेंस जो होते हैं वो हैं आपके बिकॉज, वो कारण बता रहा है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। ल्यूक जो है लेट हो गया पार्टी में क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी हाईवे में, तो बिकॉज जो है इसको अच्छे से जोड़ रहा है सेंटेंस को। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 स्ट्राइक्स एंड यू आर आउट, 3 स्ट्राइक्स और ये तुम जो है आउट, और ऐसा बोला जा रहा है सेंटेंस में, तो व्हाट इज द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा आपका 3 स्ट्राइक्स, सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर 3 स्ट्राइक्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, द क्लास वॉज सो डैश दैट द किड हैड टू मिस रिसेस। द क्लास वॉज सो, क्या यहाँ पर नॉइज दे रखा है आपको, नॉइज में आपको ये वर्ड यूज जो है आगे ये सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस कह रहा हूँ कि आगे ये जो वर्ड्स दे रखे हैं आपको ये जोड़कर देखने हैं कौन सा सही है। तो नॉइसफुली होगा, या नॉइजली होगा, या नॉइजी होगा, या नॉइजेस्ट होगा, क्या सुना आपने, नॉइजी। तो नॉइजी जो होगा इसमें सबसे सही बैठेगा नॉइजी, ठीक है, नॉइजी। तो नॉइजी होगा क्लास, इस वजह से बच्चे जो है मिस कर देते हैं, कर दे रहे हैं रिसेस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन पर। तो लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इसका इंग्लिश का, द डैश राइजेज इन द ईस्ट, तो सन ही आपका है यहाँ पर जो कि ईस्ट में राइज करता है। तो अगर आपको पसंद आया हो सेशन तो इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं अभी और प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए इसी चैनल पर। आपके यूपी टेट 2026 का भी जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, वो उसके लिए मैं अभी और कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट और आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।